नमस्कार। आइए हम आज बीए भाग द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र, दूसरे प्रश्न पत्र जो कहानी लेखन का है, जिसकी पुस्तक है कथा भारती। इस पुस्तक में पहली कहानी कफन, उसका तात्विक विवेचन करते हैं। किंतु इससे पहले हम देखते हैं कि प्रेमचंद जो हिंदी के नायाब बादशाह हैं, अपने कथ्य के उनका परिचय और उनके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम प्रेमचंद जी के बारे में हम देखते हैं। देखिए, प्रेमचंद की कहानी कला की विशेषताओं से पहले हम उनका परिचय जान लें। प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे और धनपत राय के नाम से उन्होंने लिखा। हिंदी में उनकी प्रथम कहानी पंच परमेश्वर सर्वप्रथम आई। हिंदी में लगभग 300 से अधिक कहानियाँ उन्होंने लिखी है। आपने जो कहानी लिखी है उसको यथार्थ भूमि पर लाने में आपकी भाषा ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेमचंद जी महलों के कृत्रिम सौंदर्य को छोड़कर झोंपड़ियों के सौंदर्य को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सके, ये उनकी लेखनी की प्रमुख विशेषता है। ये ग्रामीण जीवन के सच्चे कलाकार थे। उसी समाज का चित्रण इनके साहित्य में मिलता है। इनकी कहानियों में सर्वप्रमुख विशेषता इनके भाषा और इनके चरित्र चित्रण की है। इनकी भाषा में जो हम पहले कहते हैं ना, सच्चे कलाकार इनके हैं ये ग्रामीण जीवन के, और इन्होंने अपनी जो पात्रों का सृजन किया है उसमें आत्मिक सौंदर्य भाव की व्यंजना इतनी सजीवता से की है कि वे बोलते से प्रतीत होते हैं और अपनी अमिट छाप पाठक के मन में छोड़ देते हैं। वे मानव नहीं, एक प्रकार से महामानव हिंदी साहित्य के लिए है। मानसिक घात प्रतिघात का बहुत सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक चित्रण इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। दूसरा हम देखें मनोवैज्ञानिक चित्रण, तो इन्होंने अपने पात्रों का इतना सुंदर वर्णन किया है कि उनकी मानसिक जो स्थिति है वो बिल्कुल हूबहू यथार्थ के अंदर जीती हुई दिखाई देती है। वार्तालाप, चारित्रिक विशेषताओं का जो प्रदर्शन है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। इनकी पात्रों की मानसिक और सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती हुई भाषा में बातचीत द्वारा पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को दिखाने में प्रेमचंद जी बहुत ही कमाल के लेखक हैं। कथोपकथन इनके बड़े ही सजीव और संक्षिप्त और नाटकीय हैं। मानव मनोवृत्तियों में सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से इनकी जो कहानियां हैं उनके अंदर देखिए, बड़े घर की बेटी पंच परमेश्वर प्रमुख है। शतरंज के खिलाड़ी में हास्य और व्यंग्य के इतने सहज से चित्रण है कि हम देखते ही रह जाते हैं। यदि विद्यार्थियों आपने नहीं पढ़ी हो तो इन कहानियों को अवश्य पढ़िएगा। ये एक प्रकार से सामान्य मानव भूमि के ऊपर लिखी गई कहानियाँ हैं। पूस की रात और कफन और नशा जो इनकी कहानियाँ हैं मार्मिकता और स्वाभाविकता से पूर्ण है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने लिखा है इनके कहानी कला के संबंध में कि भाव के क्षेत्र में प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियाँ भावना प्रधान और आदर्शवादी है। वे प्रत्येक स्थिति में किसी ऊंचे आदर्श पर जाकर समाप्त होती है, किंतु आगे चलकर प्रेमचंद की कहानियाँ जो है वो चित्रित परिस्थितियों और व्यक्त भावों के बीच गहन सामंजस्य स्थापित हो गया है। अब उनके चित्रण में अधिक मनोवैज्ञानिक, तथ्यपूर्ण और अकृत्रिम होने लगे हैं। इनके जो पात्र थे, जिन कहानियों में उन्होंने किसी आदर्श का चित्रण नहीं किया है, वहाँ भी परिस्थिति की विवशता के प्रति उनकी व्यंग्यात्मक दृष्टि परिलक्षित हुई है। इन कहानियों में जो मुख्य भाव है वह परिस्थिति के प्रति विद्रोह है, वह भी इनके काव्य में दिखाई देता है। तो एक प्रकार से नंदुलारे वाजपेयी जी ने यह स्पष्ट किया है कि इनकी कविता के अंदर मनोवैज्ञानिक और तथ्यपूर्ण स्थिति बाद में आई। पहले ये जो कहानी लिखते थे उसके अंदर जो दिखाई देती है भावना प्रधानता और आदर्शवादी प्रवृत्ति।
लेकिन जब मनुष्य जैसे जैसे समाज से सापेक्ष होता है वैसे वैसे वो यथार्थ पर आ जाता है और उनकी आदर्शवादिता जो है वो धीरे धीरे कम होकर यथार्थ भावों पर है। प्रेमचंद का झुकाव यथार्थवाद और समाजवाद की ओर अधिक रहा, किंतु एक स्वस्थ आदर्शवाद को उन्होंने सर्वत्र लक्षित किया है, उससे मुकरे नहीं है। तो यथार्थवाद और समाजवाद की भावभूमि ही भारतीयता है। जो इस प्रकार से हम देखें तो प्रेमचंद जी की कहानी कला इस अपने उसके अंदर पूरे सुरूर के साथ उभरी है। जीवन के प्रति इनका व्यापक और एक स्वस्थ दृष्टिकोण हमें साहित्य में दिखाई देता है। सभी तरह की समस्याएं आई और सभी तरह की मानसिक स्थितियों का परिचय इनकी कहानी के पात्रों के अंदर मिलते हैं। उनमें स्त्री जीवन की से पत्नी, माता, पुत्री, विधवा, भिखारिणी, वेश्या, कुल लक्ष्मी, जनसेविका, महारानी, मजदूरनी, प्रेमिका आदि सभी रूपों में स्त्री का चित्रण इन्होंने किया है। वहीं पुरुष जीवन के भी विविध रूप हैं। किसान, मजदूर, पूंजीपति, जमींदार, पंडित, पुलिस, दरोगा, मुंशी, पटवारी, महंत, लेखक भी जो है विविध रूपों में इनके पात्रों के अंदर हैं, जो आर्थिक और सामाजिक जीवन को प्रसारित करते हैं। स्पष्टतः उनका उपादान क्षेत्र यानी उनका जो क्षेत्र है, रचना का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। यद्यपि कुछ लोगों की दृष्टि से वे केवल सामाजिक, राजनीतिक और समाज को ही चित्रित कर पाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उनकी कहानी को हम पढ़ते हैं तो जीवन के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। वस्तुतः हम देखें तो यह परिधि की सीमा उनकी अनुभूतियों के स्तर के कारण व्याप्त थी। समसामयिक राजनीति या समाज शाश्वत संवेदनाओं के रूप में उनके सामने आया। इस प्रकार से ही हम देखें कि पुनः इन्होंने वाजपेयी जी का एक कथन और हम देखें कि यदि किसी कलाकार के छोटे दायरे में काम करते हुए भी मानव जीवन के स्थायी तारों को स्पर्श किया है और उन्हें झंझनाया है और तो उसकी कृति सामाजिकता की सीमा में घिरी न रहेगी, उसका प्रसार समय की परिधि के बाहर भी हो सकेगा। ठीक है ना, वो झंझना दिया उन्होंने अपने पात्रों की रचना करके। इस प्रकार से यही हम देखें तो इनकी चरित्र जो है वो अत्यंत सजीव है। प्रेमचंद के चरित्र चित्रण में संवेदनात्मक अनुभूति का स्तर खुलता हुआ दिखाई देता है। वे क्रमशः उन बारीकियों को उधेड़ कर सामने रखते हैं कि पाठक के हृदय तक की तहें खुल जाती है। उनके पात्रों में देवता, मनुष्य, राक्षस चरित्र के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, किंतु उनमें मनुष्य का जो पात्र है, एक मानवता का जो पात्र है, वो सबसे अधिक सजीव है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से प्रेमचंद जी की कहानियां वैसे ही बेजोड़ है। उद्देश्य की दृष्टि से प्रेमचंद आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी लेखक रहे हैं। वे जीवन का यथार्थ चित्र तो खींचते ही हैं, उसमें स्वस्थ जो है उसका भी एक विचार का प्रवेश भी उन्होंने किया है। कला के लिए कला और समाज अथवा समाज के नंगे विभत्स चित्रों को उभारा उनका सिद्धांत नहीं था। उनके यथार्थ चित्रण में भी एक गहरी अनुभूति छिपी हुई है। हम यही बात अगर ये हमारी जो प्रस्तुत कहानी है कफन के रूप में देखें तो यहाँ हमें यही चीज़ दिखाई देती है कि उनका जो मूल उद्देश्य है वह ऐसे लोगों के प्रति गहरी अनुभूति को व्यक्त करना है। अतएव यही कहा जा सकता है कि उद्देश्य की दृष्टि से जीवन और जगत के प्रबुद्ध और स्वस्थ मन कलाकार वो थे और उन्होंने समाज सापेक्ष चित्रण बहुत सुंदर तरीके से किया है। प्रेमचंद की कहानियों में आए संवाद सफल, संक्षिप्त और आकर्षक है। प्रारंभिक कहानियों में संवाद अपेक्षाकृत विस्तृत और वर्णन जो है वो बहुत सुंदर है। बाद के जो कहानियां हैं उनमें संवाद संक्षिप्त होते चले गए और प्रेमचंद की भाषा जो है बोलचाल की है, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी सभी के शब्द उसके अंतर्गत है। उनकी कहानी और कहानी साहित्य का मूल्यांकन करते हुए हम एक रामविलास शर्मा जी के शब्दों में कह सकते हैं कि प्रेमचंद की कहानी साहित्य हमारे जातीय जीवन का एक दर्पण है।
हिंदी भाषी जनता के उत्कृष्ट गुण उनके पात्रों में छलकते। उनके अधिकांश पात्र हास्य प्रेमी, जिंदा दिल, कठिन परिस्थितियों में और धीरज से मुकाबला करने वाले, अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाने वाले, ऐसे पात्रों की उन्होंने सृजन किया है। अब हम यहाँ मुख्य रूप से देखें कि यह जो प्रस्तुत हमारी कहानी है, कफन कहानी, वो एक उसके कथानक के अंदर विचार करें तो यह कहानी हमारे समाज के उन निकम्मे से लोगों के लिए है जो केवल अपना उदरपूर्ति करके और पशुवत अपना जीवन व्यतीत करते हैं। इस कहानी का पात्र घीसू और माधव, दोनों पिता पुत्र जो हैं, वो अपनी ही पुत्रवधू या अपनी पत्नी के जीवन से भी संवेदना नहीं रखते। उनको सिर्फ अपने खाने और शराब से मतलब है। उनकी पत्नी जो है वह उसकी कराह कर रात भर मृत्यु हो जाती है, लेकिन वे दोनों वहाँ उसको देखने इसलिए नहीं जाते कि यदि एक कोई भी चला गया तो दूसरा पीछे से उबले हुए आलू खा जाएगा। अर्थात पेट की भूख इतनी ज़्यादा हावी है कि वो अपने पिता पुत्र पर भी विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार से कहीं कहीं तो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही मार्मिक चोट की है लेखक ने, और कहीं इन दोनों की जो घृणित हम कहें कि इनका जो पशुवत जीवन है उसको देखने के लिए हम कुछ शब्द, बिल्कुल स्वाभाविक शब्दों का प्रेमचंद जी ने यहाँ इस्तेमाल किया है। इन दोनों पात्रों का यदि हम चरित्र चित्रण देखें तो हाँ, मैं कथानक की पहले बात करूं तो वह जो पत्नी धीरे के थोड़ा बहुत कमा के लाती थी और ये अपना पेट भर लेते थे और भी धीरे धीरे निकम्मे होते चले जाते थे। प्रेमचंद जी ने इनका चरित्र चित्रण इतनी अच्छी तरह किया है। इनका रूप एक चित्रात्मक शैली में उभार दिया है कि किस प्रकार ये मजदूरी करते और किस प्रकार अपना उदरपूर्ति करते, और जब तक घर में थोड़ा बहुत भी आटा पड़ा है जितने कमाने नहीं जाते, और जब कमाने जाते तो किस तरह वो अपना उदरपूर्ति, और वह जो बहू पत्नी आई थी उसकी माधव की, वो किस प्रकार उनका पालन पोषण, और वह मर जाती है और उसके पश्चात मांग तांग के कफन के पैसे लाते हैं। और फिर वह जब बाहर जाते हैं तो उन्होंने जो संवाद योजना की है उसका हम बाद में जिक्र करेंगे भाषा और संवाद के अंतर्गत। वहाँ वो शराब पीने चले जाते हैं उन पैसों से और मज़े से शराब पीते हैं और अंत में वो खिलखिलाते हुए कहानी को समाप्त कर देते हैं। एक हम कहें कि एक झंझनाहट सी अंत के अंदर लेखक छोड़ देता है कहानी के अंतर्गत। तो इस प्रकार से इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त कथानक के माध्यम से इस कहानी को रचा है। ऐसी ज़मीन के ऊपर जो हमारे समाज के अंदर बहुधा दिखाई देती है, और इन दोनों का ही चरित्र भी इन्होंने उसी प्रकार से लिखा है, बनाया है और लिखा है। तो इनके संवादों में बहुत सुंदर तरीके से व्यक्त हुआ है। देखिए, भाषा और संवादों के रूप में भी कहें तो इन्होंने क्या लिखा है कि थोड़े बहुत पैसे उनको मिलते हैं और वो उन पैसों को क्या करते हैं, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ और क्या, लाश उठाते, अच्छा रात हो जाएगी, रात को कफन देखता कौन है, क्या कहते हैं, कैसा बुरा रिवाज है, जीते जी तो तन को ढांकने के लिए चिथड़ा भी नहीं और मरने के बाद नया कफन। बताइए, अब एक तरफ यदि इस कहानी को नहीं पढ़ते हैं तो ये वाला जो संवाद है ये अत्यंत पीड़ादायक होता है, लेकिन यदि इस कहानी को पढ़ते हैं तो उनके ज्ञान के ऊपर, घीसू और माधव के ज्ञान के ऊपर हम सोचें कि ऐसा व्यक्ति यही तो सोच सकता है। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा है, यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते। अब जैसे ही दारू शब्द आया और ये पहुंच गए ठेके के ऊपर, और जितना भी दान का पैसा मिला था उसे खा पी के खर्च कर लिया। इस प्रकार से जो कहानी का संवाद और वह जो लेखक ने इतनी संक्षिप्त, सरस, रोचक और कहानी को आगे बढ़ाने वाली लिखी है कि अनेक विशेषताओं के साथ साथ कहानी अपने उद्देश्य तक पहुंच जाती है। संवादों में जो माधव और हल्कू हैं उनके माध्यम से सामाजिक व्यवस्था को भी उन्होंने स्पष्ट किया कि समाज में बहुत सारे दयालु लोग भी होते हैं और वो समाज का कार्यक्रम अपने आप अपनी नैतिक दायित्व समझकर करते रहते हैं। तो इसी प्रकार इस कहानी में भी उनके गांव के लोगों ने अपने दायित्व को निभाया, लेकिन ये दो निखट्टू कुछ भी नहीं कर पाते। और हम देखते हैं इसकी जो भाषा शैली के बारे में कहें तो प्रेमचंद तो भाषा के बादशाह थे। उनके पात्रों के अनुसार उन्होंने जैसे चाहते वैसी भाषा का प्रयोग कराते।
कराने में ये सक्षम थे। अर्थात उनके पात्र जो हैं वे अपनी स्थिति और योग्यता के अनुकूल भाषा को बोलते हैं। उर्दू से हिंदी में आने के कारण उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्द तो जगह जगह प्रयुक्त हुए ही हैं, किंतु वह पात्रानुकूल आवश्यक है। परिष्कृत मुहावरों और लाक्षणिकता के कारण भाषा में एक रोचक वक्रता होती है। कहा ना कि इनके घर में पैसा तो मिलना ठीक वैसा ही है जैसा चील के घोंसले में मांस का पिल्ला, एक जगह लिखा है इन्होंने। तो इस प्रकार से कई जगह देखते हैं हम मुहावरों का प्रासंगिक कितना अच्छा प्रयोग किया है। इसलिए वस्तुतः भाषा के इस अधिकृत प्रयोग के कारण ही उनके कथानक में स्पष्टता, चरित्रों में सजीवता और संवादों में रोचकता बन गई है। साथ ही वे वातावरण के निर्माण में भी पूरी तरह से सफल हुए। परिवेश का जो निर्माण करती है कहानी, वह भी इसी के अंतर्गत भाषा के कारण ही परिवेश का निर्माण एक चित्रात्मक रूप में हो जाता है। प्रेमचंद की इस सरल, स्पष्ट और चुटीली भाषा का बड़ा प्रभाव इनके साहित्य में रहा है और इसीलिए प्रेमचंद के हम कहें कि प्रेमचंद का जो साहित्य है वह कथानक से लेकर संवेदना तक अपनी भाषा पर ही इस महल को खड़ा कर पाते हैं, कहानी के महल को। तो उन्होंने ये एक सुंदर कहानी, इस कफन कहानी लिखी है। तो हमारे समाज का एक चित्र है जिसकी संवेदना ऐसे लोगों की है जो एक किसी के लिए किस रूप में, और जो माधव की पत्नी है उसके रूप में, उसके लिए जीवन और मृत्यु का प्रमाण बनकर सामने आ गई है। तो इस प्रकार से यह कहानी, कफन कहानी, प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर कहानी है जो एक पल के लिए हमारे हृदय में एक कचोट भी, एक झंझनाहट भी और एक पीड़ा भी छोड़ देती है कि ऐसे भी लोग हैं हमारे जीवन में। और यह मनोवैज्ञानिक चित्रण उनका बहुत ही सुंदर है। धन्यवाद।